हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी तो खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दे दी बड़ी धमकी। मारने जैसा दिया है बयान, वही बताएंगे। ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिका यात्रा के दौरान बढ़ाई गई पीएम नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा, कड़े चाक चौबंद किए गए इंतजाम। तो वहीं अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच बातचीत होगी, मीटिंग होगी या नहीं होगी, सबसे पहले आपको बताएंगे। और वहीं भारत का मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक पाकिस्तान का बनेगा मेहमान। कैसे दोस्तों, क्या करने वाला है जाकिर नाइक पाकिस्तान में, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन लगातार आप भारत में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी को खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दे दी धमकी, जिसका वीडियो आया है सामने। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। ये धमकी उनके अमेरिका दौरे से ठीक पहले दी गई है। पन्नू ने आरोप लगाया कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं, जबकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उस समय नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे और इस दंगे का उनसे कोई संबंध नहीं है। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक माहौल को अस्थिर करना है। पन्नू सिक्स फॉर जस्टिस नामक संगठन का प्रमुख है, जो एक अलगाववादी संगठन है और खालिस्तान एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र की मांग करता है। ये संगठन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और अक्सर विदेशों में सिख समुदाय के बीच खालिस्तान समर्थक आंदोलन को उकसाने की कोशिश करता है। दोस्तों, भारत सरकार ने पन्नू को एक आतंकवादी घोषित करके रखा हुआ है और उसकी गतिविधियों पर भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध है। अब ऐसे में आपका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, इस पन्नू को जो पीएम नरेंद्र मोदी जी को धमकी दे रहा है, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी यात्रा के दौरान बढ़ाई गई प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा, कड़े चाक चौबंद किए गए इंतजाम। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे की शुरुआत आज डेलावेयर से कर रहे हैं। इस दौरे के लिए नई दिल्ली और वॉशिंगटन ने सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है, खासकर हाल के सुरक्षा चिंताओं के कारण। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार भारतीय और अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के बीच पिछले 15 दिनों में चर्चा हुई है, खासकर 2 बार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयासों के बाद अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने डेलावेयर और न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थलों के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे और उसके बाद वे क्वाड नेताओं की शिखर वार्ता में शामिल होंगे, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहेंगे। चारों नेता आर्च मेयर एकेडमी में एकत्रित होंगे, जहां बाइडेन ने हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र को इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या वस्तु को रोका जा सके। कार्यक्रम में कोई भी भीड़ या छात्र नहीं होंगे। दोस्तों, ऐसे में इस मीटिंग के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच नहीं होगी कोई भी मीटिंग। बैठक में नहीं होने के पीछे बांग्लादेश ने बता दी इसकी वजह है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच बैठक नहीं होगी। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने शनिवार को कहा कि देश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने 57 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ यूएनजीए के लिए वहां पहुंचने से पहले न्यूयॉर्क से निकल जाएंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मामलों के सलाहकार ने आगे कहा कि वो संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने सभी मुद्दों को सुलझाकर हम आपसी सम्मान और निष्पक्षता के आधार पर भारत के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। हुसैन ने कहा कि उनका प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को ढाका से रवाना होगा। तो वहीं बता दें, भारत का मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक पाकिस्तान में बनेगा मेहमान, वहां जाकर करेगा ज्ञान की बातें। दोस्तों, इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है, जो कि हमेशा अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहता है। जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने को लेकर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था। पाकिस्तान की ओर से मिले न्योते की जानकारी खुद जाकिर नाइक ने दी है। जाकिर नाइक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्टर शेयर किया है, जो आप देख पा रहे हैं, और कहा है कि वो और उसका बेटा शेख फारिक नाइक पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण पर पाकिस्तान में स्पीच देंगे। उसने बताया कि वो और उसका बेटा पाकिस्तान के 3 शहरों में स्पीच देंगे। वो कराची में 5 से 6 अक्टूबर, लाहौर में 12 से 13 अक्टूबर और इस्लामाबाद में 19 से 20 अक्टूबर को जनता को संबोधित करेंगे। दोस्तों, हाल ही में जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के एक यूट्यूबर के पॉडकास्ट में भारत वापस आने खुद पर लगे हुए आरोप और प्रधानमंत्री मोदी तक को लेकर बातचीत की थी। जाकिर नाइक आरोपों के चलते साल 2016 में भारत से मलेशिया भाग गया था। दोस्तों, जब नाइक से भारत वापस आने को लेकर सवाल पूछा गया तो उसने तंज भरे अंदाज में कहा कि भारत जाना तो आसान है, लेकिन वहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। जब मैं भारत जाऊंगा तो रेड कारपेट बिछा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अंदर आओ और जेल में बैठो। साथ ही इस्लामिक स्कॉलर
ट्रोलर ने कहा उनकी लिस्ट में नंबर 1 आतंकी तो मैं ही हूँ। जाकिर नाइक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कहा कि मेरे ऊपर काफी इल्जाम लगाए गए हैं लेकिन एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया है। उसने कहा कि मेरे ऊपर आरोपों की शुरुआत बांग्लादेश के हमले से हुई। 1 जुलाई 2016 में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 4 से 5 आतंकी शामिल थे। एक आतंकी मेरे फेसबुक का फॉलोवर था और इसी पर आरोप लगाया था कि मुझसे प्रेरित होकर उसने आतंकी हमला किया। जाकिर नाइक ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि अभी तक तो 10 साल उनके बहुत अच्छे थे लेकिन इस लोकसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता कम हो गई है। दोस्तों, क्या जाकिर नाइक कभी भी भारत के पकड़ में आएगा? क्या लगता है आपको? बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे वायुसेना के अगले चीफ। इस तारीख से संभालेंगे कार्यभार। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के अगले चीफ के नाम पर मोहर लग गई है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 सितंबर 2024 की दोपहर से अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यरत होंगे। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी 30 सितंबर 2024 को पद मुक्त होंगे। इसके बाद एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना की कमान संभालेंगे। जानकारी दे दें कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 1 फरवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले वे प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। उनकी भारतीय वायुसेना में यात्रा 1984 में शुरू हुई थी। जी हाँ, ऐसे में कांग्रेचुलेशन अवश्य कह दीजिएगा अमरप्रीत सिंह जी को। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से डरता है पाकिस्तान, इसी वजह से जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर शांति है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह जी का सबसे बड़ा बयान बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता है और इसलिए जम्मू कश्मीर में सीमा पर शांति है। शाह ने केंद्र शासित प्रदेश में पुंछ जिले के सीमावर्ती इलाके में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा खान के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने युवाओं के हाथों में बंदूकों और पत्थरों की जगह लैपटॉप देकर आतंकवाद का सफाया करने के लिए भाजपा नित्य केंद्र सरकार की सराहना की और कहा कि उनकी सरकार जम्मू क्षेत्र के पहाड़ों में बंदूकों की आवाज नहीं गूंजने देगी। अमित शाह ने कहा कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए सीमा पर और बंकर बनाएंगे। मैं आपको 1990 के दशक में सीमा पार से होने वाली गोलीबारी की याद दिलाना चाहता हूं। अमित शाह ने कहा, क्या आज भी सीमा पार से गोलीबारी हो रही है? उन्होंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पहले के शासक पाकिस्तान से डरते थे लेकिन अब पाकिस्तान मोदी से डरता है। वे गोलीबारी करने की हिम्मत नहीं करेंगे लेकिन अगर वे ऐसा करते तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। दोस्तों, वहीं बता दें, अयोध्या में रुका मस्जिद का निर्माण ट्रस्ट ने लिया बड़ा फैसला कर दिया ये ऐलान। दोस्तों, अयोध्या में बन रही मस्जिद का काम अचानक से रुक गया है। मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट बोर्ड इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने मस्जिद का निर्माण रोक दिया है। इसके अलावा 4 उप समितियों को भी भंग कर दिया गया है। IICF ने इसकी वजह पैसों की तंगी को बताया है। IICF के सचिव अतर हुसैन का कहना है कि FCRA की मंजूरी हासिल करने और धन जुटाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। ये समितियां बाधा बन रही थी। मस्जिद के नाम पर दान के लिए कई फर्जी बैंक खाते खोले जा रहे हैं। हमने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाते हुए मस्जिद के लिए अलग जमीन देने का आदेश दिया था। ऐसे में केंद्र सरकार ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। जहां एक तरफ राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है तो मस्जिद का काम भी अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें, मालदीव बांग्लादेश के बाद हाथ से निकलेगा क्या श्रीलंका? आज हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में जीत सकते हैं चीन समर्थक नेता। दोस्तों, श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट के बाद 2022 में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से सत्ता से राजपक्षे परिवार का पतन हो गया था। लिहाजा देश इस बार धर्म से हटकर मुद्दों के आधार पर वोट डाल रहा है। वहीं श्रीलंका का पड़ोसी देश भारत भी राष्ट्रपति चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। इन चुनावों के नतीजे कोलंबो के साथ नई दिल्ली के संबंधों को बदल सकते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव भारत के लिए क्यों मायने रखता है? आपको बता दें, श्रीलंका की भारत से नजदीकी और हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति 21 सितंबर को होने वाले चुनावों को नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। इस द्वीप राष्ट्र में उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में तमिलों की एक बहुत बड़ी संख्या है, जो इसकी आबादी का 11% है, जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका में तमिलों के बीच न केवल भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं हैं बल्कि उनके बीच रिश्तेदारी के बंधन भी है। जी हाँ, तो वहीं बता दे, अब मुंह की खाएगा पाकिस्तान। पीओके में जुल्म की खुल गई UNHRC में पोल। बता दे, बड़गाम के कश्मीरी कार्यकर्ता जावेद बेग ने जिनेवा में UNHRC के 57वें सत्र में गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के अत्याचारों को उजागर किया। पिछले 7 दशकों में यह पहली बार था कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की दुर्दशा का मुद्दा कश्मीर के किसी भारतीय कार्यकर्ता ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाया गया। बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का हिस्सा है। जावेद बेग ने जिनेवा में कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान या POGV में लोगों की दुर्दशा बेहद परेशान करने वाली है। ये क्षेत्र गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन,
प्रणालीगत उत्पीड़न और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन से पीड़ित है। ये पाकिस्तान का एकमात्र शिया और इस्माइली बहुल प्रशासनिक क्षेत्र है। स्थानीय आबादी व्यापक भेदभाव और हाशिए पर है। जबरन गायब किए जाने, न्यायेतर हत्याओं और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने की कई रिपोर्टें मिली हैं। दोस्तों, उन्होंने यूएनएचआरसी के 57वें सत्र में आगे बताया कि अनुचित टैक्स और संसाधन दोहन के खिलाफ पीओजीबी में हाल ही में विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि का सामना सुरक्षा बलों द्वारा क्रूर दमन से किया गया है। पाकिस्तानी शासन की प्रतिक्रिया असहमति को दबाना, कार्यकर्ताओं को चुप कराना और बुनियादी स्वतंत्रता को कम करना रही है, जो मानवाधिकारों के हनन के एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करती है। जावेद ने रिक्वेस्ट किया है, यूएनएचआरसी से गुहार लगाई है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पीओजीबी में लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे में अब मुंह की खा सकता है पाकिस्तान। इसके बाद लगता है कि यूएनएचआरसी कोई ना कोई बड़ा एक्शन, कोई ना कोई बड़ा बयान जरूर जारी करेगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान को दिया संयुक्त राष्ट्र में करारा जवाब। जम्मू कश्मीर पर बंद कर दी उसकी बोलती। दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को संयुक्त राष्ट्र में करारा जवाब दिया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत के प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। त्यागी ने कश्मीर के तेजी से हो रहे विकास पर रोशनी डाली और इसके बजट की तुलना पाकिस्तान के IMF बेलआउट अनुरोध से करते हुए उसे आईना भी दिखाया। तो वहीं आपको बता दें, देश के लिए खतरनाक टेलीग्राम यूक्रेन ने कर दिया उसको बैन। कहा कि रशिया ने जासूसी का जरिया अपनाया है टेलीग्राम को। दोस्तों, रशिया से युद्ध के बीच यूक्रेन की सरकार ने टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। यूक्रेन का कहना है कि सरकारी और सेना के अधिकारियों का टेलीग्राम इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रशिया इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। शुक्रवार को यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल ने इसका ऐलान किया है। इससे पहले यूक्रेन की GUR मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया था कि किस तरह रशिया इस प्लेटफॉर्म में सेंध लगाने में सक्षम है। तो वहीं परमाणु हथियार पर असमंजस में रशिया, लावरो ने कहा कोई नहीं चाहता न्यूक्लियर युद्ध। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी वोलोडिन के कुछ दिन पहले परमाणु संघर्ष की धमकी देने के बाद क्रेमलिन के सुर कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में कहा है कि कोई भी परमाणु संघर्ष नहीं चाहता। स्काई न्यूज अरेबिया को दिए अपने इंटरव्यू में लावरो ने कहा कि परमाणु हथियारों के बारे में बात करना गैर जिम्मेदाराना और गलत है। उन्होंने कहा कि हम रेड लाइन के बारे में बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी बात का सम्मान किया जाए और सुना जाए, लेकिन मैं अगर ये कहने लगूं कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं परमाणु हथियार का उपयोग करूंगा तो ये गलत है। लावरो ने कहा कि रशिया नहीं चाहता कि कोई भी परमाणु युद्ध हो, यहाँ तक कि कोई भी नहीं चाहता कि परमाणु संघर्ष हो। विदेश मंत्री की परमाणु हथियारों पर कही गई बात पुतिन के करीबी और ड्यूमा के स्पीकर लोलोडिन की कही बात के बिल्कुल अलग है। दोस्तों, वही बता दें, क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी कांग्रेस में क्वाड कॉकस का हुआ गठन। दोस्तों, अमेरिका में होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने शुक्रवार को अमेरिकी कांग्रेस में क्वाड कॉकस का गठन कर लिया और इसकी घोषणा कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के नेताओं को क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए डेलावेयर के विलमिंगटन स्थित अपने आवास में आमंत्रित किया है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, दोस्तों, क्वाड नेता शिखर सम्मेलन के दौरान बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, सार्वजनिक निजी भागीदारी, जलवायु, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा अंतरिक्ष जैसे विषयों पर प्रमुख पहलों पर चर्चा कर सकते हैं। वही बता दें, पाकिस्तान की बेइज्जती, ईरान का सम्मान, राष्ट्रगान पर क्या बोला तालिबान। बता दें, पाकिस्तान को एक बार फिर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई मौके कई बार आते हैं कि पाकिस्तान को अपमान का सामना करना पड़ता है। दरअसल इस बार तालिबान अधिकारी ईरान और पाकिस्तान गए हुए थे। इस बीच पाकिस्तान और ईरान का राष्ट्रगान बजाया गया, लेकिन तालिबानी अधिकारी अपनी जगह से खड़े नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें दोनों देशों की ओर से गुस्से का सामना करना पड़ा है। 17 सितंबर को पेशावर में हो रहे एक प्रोग्राम के दौरान अफगान मिशन के दूत हाफिज मोहिबुल्लाह शाकिर समेत तालिबान अधिकारी पाकिस्तान के राष्ट्रगान के दौरान सीट पर बैठे रहे। तो वहीं उसके 2 दिन बाद ईरान से भी ऐसी खबरें सामने आई। तेहरान में हो रही इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मेजबान देश ईरान का राष्ट्रगान शुरू हुआ तो सब लोग खड़े हो गए, लेकिन तालिबान प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख और उप मंत्री अजीर जुर्रहमान मंसूर बैठे रहे। इस हरकत के बाद जब पाकिस्तान और ईरान की तरफ से विरोध किया गया तो तालिबान ने ईरान से माफी मांग ली, लेकिन पाकिस्तान की सफाई देकर छुट्टी कर दी। पाकिस्तान के पेशावर में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर सरकार द्वारा प्रोग्राम रखा गया था। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के विरोध का जवाब देते हुए तालिबान ने अपने अधिकारियों के रुख का बचाव किया और राष्ट्रगान के अनादर के आरोपों को खारिज कर दिया। तालिबान ने कहा कि ऐसे राष्ट्रगान तालिबान इस्लाम के कानून के हिसाब से गलत माना जाता है, क्योंकि इसमें म्यूजिक का यूज किया गया है। लेकिन वहीं ईरान से तालिबान ने माफी मांग ली। ऐसे में दर्शाता है कि पाकिस्तान को अब तालिबानी भी कुछ नहीं समझते। नो वैल्यूज। जी हाँ, तो वहीं बता दें, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहेगा। मिलते हैं अगली खबर में।
जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।